बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंजाइम्स। इंजाइम्स बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, बूस्ट करते हैं। दे आर द की ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि अगर इंजाइम्स नहीं तो लाइफ पॉसिबल नहीं। लाइफ विदाउट एंजाइम इम्पॉसिबल है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें कि एंजाइम्स क्या हैं, तो एंजाइम्स बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, बूस्ट कर देते हैं और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी उसको लो कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं और खुद जो है ये अफेक्ट नहीं होते उस रिएक्शन से जिसको ये कैटालाइज कर रहे होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्ट करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स जो हैं बेसिकली अगर हम इनको देखें तो ये थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस जो बॉडी स्ट्रक्चर में रोल प्ले करती हैं और जो ग्लोबुलर हैं ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जिनका टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट होता है। अब कुछ टर्म्स जो हैं जिनमें हम यूज करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली स्पेशल आरएनए स्पीशीज है जो एंजाइम के तौर पे एक्ट करती है। और एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है या कैटालिटिक बिहेवियर ये डिपेंड करता है उसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर। या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कैटालिस्ट कितना ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करेगा। कैटलिस्ट अगर हम देखें तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्ट करते हैं, स्पीड अप करते हैं। और अगर कोई रिएक्शन जो है इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, सिर्फ बूस्ट करता है, स्पीड अप करता है। अगर रिएक्शन स्टार्ट है तो उसको बूस्ट अप कर देगा, उसको स्टार्टिंग में हेल्प हेल्प नहीं करेगा। और इस ये खुद अफेक्ट नहीं होता, खुद कंज्यूम नहीं होता। अगेन एंड अगेन इसको हम यूज कर सकते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो एंजाइम्स के लिए जरूरी हैं। वो बेसिक टर्म्स कौन सी हैं? जैसे एक्टिव साइट है, तो जैसा कि बात की है एक्टिव साइट की, तो अगर हम एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो प्रोटीन किससे कंपोज्ड ऑफ होती हैं? प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड जो हैं ये फोल्ड हो जाते हैं, थ्री डायमेंशनल शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। उसमें कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो एक्टिव साइट के तौर पे एक्ट करते हैं। तो बेसिकली थ्री डायमेंशनल जो शेप है वहीं उसके अंदर एक्टिव साइट जो है वो कंटेन होती है। तो कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? एक्टिव साइट जो है ये हमारे पास स्मॉल पोर्शन है या रीजन है ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। कि सिर्फ वही पोर्शन है, वही साइट है, वही रीजन है जो कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसको कैटालाइज करता है, रिएक्शन को बूस्ट करता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास ये रीजन है, स्मॉल रीजन है एंजाइम का, जो एक्टिव साइट के तौर पे एक्ट करेगा और यहाँ पे जाके सबस्ट्रेट इसके साथ फिट आ जाएगा। तो ये रिएक्शन को कैटालाइज कर देगा। अब एक्टिव साइट उसको हम फर्दर दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। जो बाइंडिंग साइट है, नाम से जाहिर है कि सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करेगा। और कैटालिटिक साइट जो है ये कैटालिटिक फंक्शन जो है ये परफॉर्म करेगी, रिएक्शन को कैटालाइज करेगी। अब बाइंडिंग साइट जो है कैटालिटिक साइट भी हो सकती है या अदर देन एक्टिव साइट भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट जो बेसिक टर्म जो अगेन यूज होगी कोफैक्टर है। कोफैक्टर बेसिकली एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम कंपोज्ड ऑफ होता है प्रोटीन से, लेकिन एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर एक्टिविटी के लिए समटाइम इसको नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। कोफैक्टर एंजाइम के साथ बाइंड करता है और पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो कोफैक्टर अगर
किसी एंजाइम के साथ कोफैक्टर मैंडेटरी है, तो जब तक वो कोफैक्टर उसके साथ अटैच नहीं होगा, वो एंजाइम इनएक्टिव रहेगा, अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। कोफैक्टर को हम फर्दर दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। देखिए कि ये अब हमारे पास एंजाइम है जो ऑन कंसिस्ट कर रहा है प्रोटीन के ऊपर, तो ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। इसके साथ जब इसका कोफैक्टर अटैच हो जाएगा तो ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव प्रोटीन के अंदर, एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, इसको अगर हम डिस्कस करें, इसका मतलब है कि कोई इनऑर्गेनिक स्पीशी, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। तो इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होगा एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, एंजाइम की प्रॉपर एक्टिवेशन के लिए। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे जिंक है, तो जिंक रिक्वायर्ड होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ जिंक अटैच नहीं, तो ये प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है हेक्सोकाइनेज के लिए। इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम, हेक्सोकाइनेज जो है ये अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो जब मैग्नीशियम इसके साथ अटैच हो जाएगा तो हेक्सोकाइनेज एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक कोफैक्टर का मतलब कोई स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होगा एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो रिक्वायर्ड है फॉर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। इस एंजाइम के लिए ये रिक्वायर्ड है। जब तक पायरिडॉक्सल फॉस्फेट अटैच नहीं होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर को फर्दर क्लासिफाई करें, फर्दर डिवाइड करें, तो इसको हम दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और दूसरा हमारे पास कोएंजाइम है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है कि अगर जो कोफैक्टर है ये ऑर्गेनिक इन नेचर हो और टाइटली बाउंड हो, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। टाइटली बाउंड है तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दे देंगे, जैसे फ्लेवन है, हीम है या बायोटिन है। और अगर वो लूजली अटैच है, लूजली बाउंड है, वीक इंटरेक्शन है, वीक बॉन्ड है, तो उसको हम कोएंजाइम का नाम देते हैं। जैसे NAD+ है, NADH है, FAD+ है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे वीक या वैंडर वाल हाइड्रोजन वैंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ये क्रिएट होती है। कोएंजाइम जो है ये भी रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम सबस्ट्रेट एंड पास देम टू द अदर मॉलिक्यूल, ये इनका रोल है। अब जो नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो हमारे पास एपो इंजाइम है। एपो इंजाइम बेसिकली इनएक्टिव इंजाइम है, एन इंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड। के एक इंजाइम जो है, कंप्लीट इंजाइम है, उसमें से अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए, जो पीछे पार्ट बचेगा उसको हम नाम देते हैं एपो इंजाइम का। अगर हम एक और डेफिनेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग इंजाइम विदाउट कोफैक्टर, इसको हम कहेंगे एपो इंजाइम। या इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंजाइम विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट इज इनएक्टिव एंड इज कॉल्ड एपो इंजाइम। के इंजाइम जो है प्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट के बगैर जो इंजाइम बचेगा उसको हम एपो एंजाइम का नाम देंगे। तो एपो एंजाइम बेसिकली एन इनएक्टिव एंजाइम है। होलो एंजाइम जो है ये हमारे पास है एक एक्टिव एंजाइम होता है। जैसे ये देखिए, ये सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, ये वाला जो है ये हमारे पास है प्रोटीन पार्ट है, इसको हम कहेंगे एपो एंजाइम। जब इसके साथ कोई एंजाइम या को फैक्टर अटैच हो जाएगा, नॉन प्रोटीन पार्ट, तो ये एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एक्टिव एंजाइम को हम नाम देते हैं होलो एंजाइम का। होल एंजाइम या एक्टिव एंजाइम जो है, जो कंप्लीट एंजाइम है, इट मींस के एंजाइम प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, उसको हम कहेंगे होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम, होल एंजाइम, द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन विद ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें मेटल आयंस हो सकते हैं, अदर कंपाउंड हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं होलो एंजाइम या होलो प्रोटीन एक्टिव एंजाइम, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट,
और नॉन प्रोटीन पार्ट जिसमें कोफैक्टर, कोएंजाइम वगैरह कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो बेसिक टर्म है सबस्ट्रेट, जो रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट जब बाइंड करेगा एंजाइम के साथ तो उसके रिजल्ट में जो इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, जो इंटरमीडिएट रिएक्शन टाइप बनती है, प्रोडक्ट बनता है, उसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि अनस्टेबल है और बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है और फौरी तौर पे ब्रेक हो जाता है। एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट बेसिकली बाइंडिंग साइट है अदर देन एक्टिव साइट। तो ये एंजाइम को एक्टिवेट भी कर सकती है और डीएक्टिवेट भी कर सकती है। और ये एक्टिव साइट से अदर देन एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट जहाँ पे एंजाइम जो है वो बाइंड करेगा। तो अगर हम जो बेसिक टर्म्स हैं इनको समराइज करें तो हमारे पास जो एंजाइम है इसको हम दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक सोलो एंजाइम जो होल एंजाइम है, कंप्लीट एंजाइम जो अपना फंक्शन जो है वो खुद परफॉर्म कर सके, किसी भी नॉन प्रोटीन पार्ट की इसको जरूरत ना हो, तो उस कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए, जिस तरह ये आयरन है मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज के लिए। और अगर कोफैक्टर कोवलेंटली अटैच हो तो उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। स्ट्रांगली अटैच हो, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, तो वो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जैसे हीम है, बायोटिन आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो लूजली अटैच हैं, ये वेंडर वाल फोर्सेस या वीक इंटरेक्शन ये जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिसिटी की। एंजाइम जो है हाईली स्पेसिफिक है इन देयर फंक्शन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। अब जो स्पेसिफिसिटी है ये डिफरेंट टाइप्स की है। जैसे एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है, कुछ एंजाइम हैं जो बॉन्ड पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक हैं, कुछ हैं जो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए स्पेसिफिक हैं, कुछ सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं, कुछ ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी है, जैसे डी या एल आइसोमर है उनके लिए, एनेंटियोमर्स के लिए एक्टिव है, कुछ ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी रखते हैं और कुछ को फैक्टर स्पेसिफिसिटी रखते हैं। अब इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले एब्सोल्यूट हाई या सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। इस तरह के जो एंजाइम है ये एंजाइम एक्ट करेंगे सिर्फ एक सबस्ट्रेट के लिए और उसी के साथ बाइंड करेंगे, उसी के लिए स्पेसिफिक हैं, उसके अलावा किसी और सबस्ट्रेट के लिए इनकी रिएक्टिविटी वो नहीं होगी, स्पेसिफिसिटी नहीं होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यूरिक एसिड है तो ये ओनली एक्ट करेगा यूरिक एसिड के ऊपर। आर्जिनेज है तो आर्जिनिन के ऊपर एक्ट करेगा। इसी तरह कार्बोनिक एनहाइड्रेस है तो कार्बोनिक एसिड के ऊपर एक्ट करेगा। लैक्टेज है तो लैक्टोज के लिए स्पेसिफिक होगा। सुक्रेज है तो सुक्रोज के लिए स्पेसिफिक है। माल्टेज है तो एक्ट करेगा ओनली ऑन माल्टोज। तो ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट हाई या सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल या स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये इनेंशियोमर्स के लिए सिलेक्टिव है पर्टिकुलर। तो ये स्पेसिफिकली हमारे पास एक तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होगा और साथ में उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए भी स्पेसिफिक होगा कि वो किस फॉर्म के अंदर है, डी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या एल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एंजाइम पर्टिकुलरली सबस्ट्रेट और इनैंशियोमर्स के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए भी या पर्टिकुलर जो आइसोमर है उसके लिए एक्टिव होगा। जैसे एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है, ये एक्ट करेगा
ओनली ऑन एल अमाइनो एसिड, ये डी के लिए एक्टिव नहीं होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा। इस तरह जो डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है ये एक्ट करेगा डी अमाइनो एसिड के लिए, ये एल अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा। इसी तरह अल्फा ग्लाइकोसाइडेज जो है एक्ट करेगा ओनली ऑन अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए, उसके लिए ये स्पेसिफिक होगा। अब ये बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा। इस तरह जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, ये अल्फा के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा। बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सेलुलोज के अंदर प्रेजेंट है और अल्फा जो है ये स्टार्च के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, ये कुछ एंजाइम है जो सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और उसी टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, उसके अलावा किसी रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेंगे। जैसे कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जो एंजाइम डिहाइड्रेशन को कैटालाइज करेंगे वो सिर्फ डिहाइड्रेशन के लिए स्पेसिफिक होंगे। ट्रांस एमिनेशन के लिए जो स्पेसिफिक हैं ट्रांस एमिनेज, तो वो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, उसको कैटालाइज करेंगे। इस तरह डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए जो एंजाइम स्पेसिफिक हैं वो उसी रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास मॉडरेट, स्ट्रक्चरल या ग्रुप स्पेसिफिसिटी है। ये अगर हम देखें तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी, ग्रुप ये पर्टिकुलर जो क्लास है ये उन सबस्ट्रेट को, उन कंपाउंड को कैटालाइज करेगी जिनके अंदर स्पेसिफिक कंपाउंड होगा, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप हो सकता है, फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है या मिथाइल ग्रुप हो सकता है। अगर वो स्पेसिफिक है अमाइनो के लिए तो जब अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो उस रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। इनकी एग्जांपल हम देखते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं। जैसे पेप्सिन है, ये एंडोपेप्टाइडेज है जो कि सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगी, लेकिन सारे पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगी। कौन से पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगी? जहाँ पे अमाइनो एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो हैं ये मौजूद होंगे, जैसे फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन है। तो पेप्सिन जो है ओनली हैव अ स्पेसिफिसिटी फॉर अ पेप्टाइड बॉन्ड दैट हैव एरोमेटिक अमाइनो एसिड लाइक फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन है। तो सिर्फ इसी बॉन्ड को, इसी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगी जहाँ पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड मौजूद होंगे। इस तरह ट्रिप्सन है, ये भी एंडोपेप्टाइडेज है, ये भी सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, लेकिन कौन से पेप्टाइड बॉन्ड को? जहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड होंगे जैसे आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टीडीन, अगर ये वहाँ पे मौजूद होंगे तो ये उस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। उसके अगर जहाँ पे ये वाले अमाइनो एसिड नहीं होंगे, बेसिक अमाइनो एसिड नहीं होंगे, तो उस पेप्टाइड बॉन्ड के लिए ये स्पेसिफिक नहीं होगा। इसी तरह केमोट्रिप्सन है, ये भी हाइड्रोलाइज करता है सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड को, लेकिन कौन से वाले को? जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है मौजूद हो विद एरोमेटिक अमाइनो एसिड, उस फंक्शनल ग्रुप को, उस पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगा। इस तरह अमाइनो पेप्टाइडेज है, तो ये एक्सोपेप्टाइडेज है जो हाइड्रोलाइज करता है पेरिफेरल अमाइनो पेप्टाइड बॉन्ड को। किस टर्मिनल से? जिस टर्मिनल के ऊपर अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा वहां से ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इसी तरह कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये भी पेरिफेरल हाइड्रोक्सल ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, लेकिन किस साइड से? कार्बोक्सल टर्मिनल से। मींस एक टर्मिनल से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एक साइड से अमाइनो पेप्टाइडेज, अमाइनो वाले टर्मिनल से, अमाइनो वाले एंड से अमाइनो पेप्टाइडेज पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है ये कार्बोक्सिल टर्मिनल वाले ग्रुप साइड से पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है जो हमारे पास रिलेटिव लो और बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, मीन्स ये अमाइनो एसिड हमारे पास जो इंजाइम्स हैं ये स्पेसिफिक हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर उससे इनका कंसर्न नहीं है। जैसे अमाइलेज है, तो अमाइलेज एक्ट करेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर। अब वो
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है अल्फा 1,4 वो स्टार्च में भी हो सकता है, डेक्स्ट्रिन में भी हो सकता है, ग्लाइकोजन के अंदर भी हो सकता है, सबको ये ब्रेक करेगा। ये सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का बॉन्ड है, वो कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है। इसी तरह लाइपेज जो है ये हाइड्रोलाइज करेगा एस्टर बॉन्ड को इन डिफरेंट ट्राइग्लिसराइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के। एंजाइम जो है ये कैसे एक्ट करते हैं, कौन से मॉडल हैं इसके लिए एंजाइम के एक्शन के लिए। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हैं ये टेक प्लेस होते हैं जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स, और इसमें वेरियस वीक बॉन्ड जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिक इंटरेक्शन है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलेगा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा और ये फर्दर ब्रेक होके फ्री एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक। अब ये जो स्टेप है ये फास्ट है और इक्विलिब्रियम है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ये वाला यहाँ पे। और ये वाला स्टेप जो है सेकंड स्टेप ये हमारे पास स्लो है और रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अब यहाँ पे जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये फर्स्ट स्टेप है और ये मैंडेटरी है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है जो ब्रेक डाउन होकर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा और फ्री एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। अब इसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक लॉक एंड की मॉडल या टेम्पलेट मॉडल है जो कि प्रेजेंट किया था इमल फिशर ने 1894 के अंदर। इसके अकॉर्डिंग सबस्टेट जो है उसको लाजमी तौर पे फिट होना चाहिए एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और इनकी हाई स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। जिस तरह की शेप सबस्टेट की है एंजाइम, या जिस तरह की शेप एंजाइम की है सबस्ट्रेट उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे जाके फिट होगा और देन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो इस ये प्रोडक्ट ये मॉडल जो है इसके अंदर कुछ खामियां थी, तो जिसको फिर बाद में मॉडिफाई किया गया जो डिफरेंट अनड्यूस फिट मॉडल आया। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है ये बेसिकली रिजिड है कि अपनी शेप के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता, रिजिड है, जो अडॉप्ट कर लिया वही रहेगी। रिएक्शन से पहले, ड्यूरिंग रिएक्शन और रिएक्शन के बाद उस शेप के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कोई चेंज जो है वो नहीं आएगा। तो ये एग्जांपल है एक्टिव साइट है, तो जिस तरह की एक्टिव साइट है उस जगह सबस्ट्रेट की टाइप शेप होगी तो ये फिट हो जाएगा देन कन्वर्ट होगा। अगर ये फिट नहीं आएगा तो ये इंजाइम और जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट जो मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल, जो मोस्ट रिसेंट स्टडीज हैं वो इसी मॉडल को सपोर्ट करती हैं। ये डेनियल कोशलैंड जो है उसने प्रेजेंट किया था, और इसके अकॉर्डिंग जब इंजाइम जो है एक्सपोज होता है सबस्ट्रेट के सामने तो वो अपनी शेप के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है अकॉर्डिंग टू इंजाइम सबस्ट्रेट। अब ये जो मॉडिफिकेशन है ये ड्यूरिंग रिएक्शन जो है ये कैरी आउट होती है। अब इस मॉडल के मुताबिक अगर वो मॉडिफिकेशन कर रहा है इंजाइम अपनी शेप के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो एक्टिव साइट है ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये वेरी कर रहा है लॉक एंड की मॉडल से, और इसकी एक्टिव साइट के अंदर जो है चेंज आएगा सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग के लिए, और देन वो इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। ये हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास इंजाइम है, इसमें सबस्ट्रेट जो है जाके फिट हो रहा है। तो इसकी शेप के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें इसकी ये शेप है, यहाँ पे इसने मॉडिफाई कर ली अपनी शेप और ये इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और देन फर्दर आगे ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन देखते हैं यहाँ पे जैसे ये हमारे पास इंजाइम है ये सबस्ट्रेट है, तो इंजाइम की यहाँ पे शेप के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये इंटरेक्ट करेंगे, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी उसको लो कर देगा और देन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट
ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट जो है ये रिलीज हो जाएगा और फ्री एंजाइम अवेलेबल होगा फॉर अनदर रिएक्शन। नेक्स्ट अब ये हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल है, जिसमें रिएक्टेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर एंजाइम की मौजूदगी नहीं है, एंजाइम एब्सेंट है, तो उसके लिए हमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब एंजाइम ऐड कर देंगे, कैटलिस्ट ऐड कर देंगे, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देगा, उसका पाथ जो है वो चेंज कर देगा। पहले हमें इतनी अमाउंट के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड है जो वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं, और देन क्या हो जाएगा कि इतनी एनर्जी जो है ये हमारे पास है कम प्रोवाइड करना पड़ेगी। ये वाला जो पोर्शन है, इतनी एनर्जी की बचत हो जाएगी। मींस कैटलिस्ट उसका पाथ चेंज कर रहा है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम या एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो एंजाइम को हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, के सबस्ट्रेट कौन सा यूज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके एंड पे ए एस ई ऐड कर देते हैं। जैसे लैक्टोज है, तो इसमें ओ एस ई रिमूव करके ए एस ई कर देंगे, तो ये एंजाइम का नेम आ जाएगा। इसका मतलब है कि लैक्टेज वर्क कर रहा है या स्पेसिफिक है लैक्टोज के लिए। इसी तरह माल्टोज है, तो इसके एंड पे हम माल्टेज लगा देंगे। लिपर्स के लिए जो एंजाइम्स हैं उसमें लाइपेजेस कर देंगे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड है। जैसे हाइड्रोलिसिस, अगर कोई एंजाइम हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज कर रहा है, तो उसके लिए हम उसको नाम देंगे हाइड्रोलेसिस का। इसी तरह अगर आइसोमराइजेशन प्रोसेस को कैटालाइज कर रहा है, तो उसके लिए हम नाम दे देंगे आइसोमरेसिस का, कि उसके एंड पे ए एस ई जो है ये हमारे पास आ रहा है। इस तरह अगर फास्फोरिलेशन रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, तो उसको हम नाम दे देंगे फास्फोरिलेसिस का। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, ये दो अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है, इन दोनों को कंबाइन करके थर्ड क्लासिफिकेशन है कि सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड। कि एंजाइम कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर रहा है और कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। तो दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएंगी कि सबस्ट्रेट कौन सा है और रिएक्शन की टाइप कौन सी है। जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा हमारे पास वो सक्सिनिक एसिड है, और जो रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है वो डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है। एक और क्लासिफिकेशन जो लास्ट हमारे पास, प्रोडक्ट सिंथेसाइज, प्रोडक्ट कौन सा सिंथेसाइज हो रहा है। जैसे माल्टेज है, ये कन्वर्ट होगा फ्यूमारेट के अंदर, तो फ्यूमारेट हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इसकी बेस पे हम नाम दे देंगे जो एंजाइम को प्रोडक्ट को बना रहा है फ्यूमारेट है, तो इसी की मुनासबत से हम इसको नाम दे देंगे फ्यूमारेज। तो प्रोडक्ट कौन सा सिंथेसाइज कर रहा है। तो ये नॉमेनक्लेचर था जनरल, लेकिन इसके अंदर एम्बिगुइटी थी। बहुत सारे नाम जो हैं वो मैच हो रहे थे, और एक ही एंजाइम के कई नाम जो है कई नाम से यूज हो रहा था। तो देन आईयूबीएम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसने नाम रिकमेंड किए, उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसके मुताबिक एंजाइम्स को डिफरेंट नाम दिए गए। और वो नाम जो है ट्रिवियल नेम भी हैं और सिस्टमेटिक नेम भी हैं। ट्रिवियल नेम के अंदर कॉमन नेम है जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं, और सिस्टमेटिक नेम जो हर एग्जाम के लिए स्पेसिफिक है वो नाम असाइन किया गया। ये जो नाम है बेसिकली असाइन किए गए ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन द कैटालाइज्ड। इसके एंड पे हम ए एस ई ऐड कर देते हैं। अब एंजाइम कमीशन जो है इसके अकॉर्डिंग जो नेमिंग है, उसमें सबसे पहले ईसी लिखा जाता है। ईसी स्टैंड फॉर एंजाइम कमीशन, और देन जो है 4 डिजिट के ऊपर उसका एक एंजाइम का एक कोड जो है वो कंसिस्ट करता है, जो 4 डिजिट हैं। अब वो जो 4 डिजिट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को, देन सब क्लास, सब क्लास, और जो फोर्थ डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम को या सीरियल नंबर को, कि कौन सा एंजाइम जो है सब क्लास के अंदर मौजूद है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे सिस्टमेटिक नेम है, तो सबसे पहले उसमें ईसी आ जाएगा, एंजाइम कमीशन, एंजाइम
और देन जैसे ये लिखा हुआ ईसी एंजाइम कमीशन 1, ये उसकी क्लास होगी, ये सब क्लास, ये सब क्लास, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम के सीरियल नंबर के ऊपर कौन सा एंजाइम जो है ये रखा गया। तो ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि कौन सी क्लास है। जैसे अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हमारे पास ईसी 2-2.7.1.1, ये अब कोड जो है ये स्पेसिफिक है हेक्सोकाइनेज के लिए। तो इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं बारी बारी कि ये कहाँ से ड्राइव किए गए हैं और कैसे हैं। तो अगर हम सिस्टमेटिक नाम की बात करें तो आईयूपीएम बी के मुताबिक जो सिस्टम है एंजाइम नोमेनक्लेचर का, इसको हम 6 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। बेसिकली अब 7 हैं लेकिन हम 6 को डिस्कस करेंगे। जो EC1 है, जैसे यहाँ पीछे मैंने बताया कि EC2 है, तो ईसी जो है, अब ईसी जो है EC1 ये स्पेसिफिक है ऑक्सीडो रिडक्टेज के लिए, EC2 ये स्पेसिफिक है ट्रांसफरेजिस के लिए, EC3 ये स्पेसिफिक है हाइड्रोलेजिस के लिए, 4 लाइएजिस के लिए है, EC5 आइसोमरेजिस के लिए है, और EC6 लाइगेजिस के लिए है। तो EC जो पहला डिजिट है, जो पहला हमारे पास पॉइंट आएगा, जो क्लास आएगी, वो हम यहाँ से ले लेंगे। EC1, EC2, EC3, अगर EC1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज है। EC2 लिखा हुआ है तो ट्रांसफरेजिस है। EC3 है तो हाइड्रोलेजिस है। EC4 है तो लाइएजिस है। EC5 है तो आइसोमरेजिस है। EC6 है तो वो कौन सी क्लास होगी हमारे पास, वो लाइगेसिस क्लास होगी। अब फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है EC1 जो भी हेक्सोकाइनेज के लिए की थी। तो EC2 इसका मतलब है ये अब हमारे पास EC एंजाइम कमीशन है, और 2 जो है रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफरेजिस को। जो क्लास है हमारे पास ये ट्रांसफरेजिस। अब 7 जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब सब क्लास को, और इंडिकेट क्या कर रहा है कि ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप, इस ग्रुप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 जो है ये ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफरेजी क्लास है तो कौन से ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। और 1 जो है ये इंडिकेट कर रहा है सब सब क्लास को कि अगर ये ट्रांसफर कर रहा है तो कोई ना कोई एक्सेप्टर होगा। तो जहां पे जो एक्सेप्टर है ये अल्कोहल ग्रुप इस फास्फेट को एक्सेप्ट करेगा। और जो लास्ट जो फोर्थ डिजिट है हमारे पास, ये सब सब क्लास जो सॉरी ये स्पेसिफिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है एटीपी डी हेक्सोल 6 फॉस्फोट्रांसफेरेज मींस हेक्सोकाइनेज। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ फास्फेट फ्रॉम एटीपी टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन 6 ऑफ ग्लूकोज, कि ये इसका फंक्शन है। ये जो कोड हमने लिखा है इसका फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसफर करेगा फास्फेट ग्रुप को फ्रॉम एटीपी टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन 6 ऑफ ग्लूकोज। अब नेक्स्ट जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है हमें एंजाइम कोड से मिलती है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज को, ये इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास 1 को। और जो हमारे पास ये 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंजाइम एक्ट करेगा किसके ऊपर, अल्डिहाइड या ऑक्सो ग्रुप के ऊपर, जो कि डोनर के तौर पे एक्ट करेगा, डोनर के तौर पे अपना रोल प्ले करेंगे। और जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास एज एन एक्सेप्टर मौजूद होगा। और फोर्थ जो है उसकी सब क्लास जो है सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको मजीद डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ईसी एंजाइम कमीशन को रिप्रेजेंट करता है, 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज को, 2 जो है सब क्लास है, ये एक्ट करेगा अल्डिहाइड या ऑक्सो ग्रुप के ऊपर, और 3 हमारे पास सब सब क्लास है तो इसमें ऑक्सीजन एज एन एक्सेप्टर, और फोर्थ जो है ये क्लासिफाइड एज सब पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम पे कौन सा एंजाइम मौजूद है। अब ये सबसे आसान एग्जांपल है, इसको देखते हैं। जैसे एंजाइम EC3.2.1.1, तो ये जो 1 है ये स्पेसिफिक है अल्फा अमाइलेज के लिए। अब अल्फा अमाइलेज अगर हम बात करें तो ये ब्रेक करता है बॉन्ड को अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए। तो ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, इसका मतलब ये जो क्लास है हमारे पास ये कौन सी है, ये हाइड्रोलेजिस है। तीसरी जो EC3 था ये हाइड्रोलेजिस के लिए था।
अब ये एंजाइम जो ये कोड लिखा हुआ है, इससे क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कि ये एंजाइम जो है क्लास हाइड्रोलाइसिस क्लास से बिलोंग करता है, और जो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, जो सब क्लास है इसकी, वो कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करी है, वहां पे एंजाइम रिएक्शन जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वहां इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। ये जो कोड है इसका मतलब क्लास हमारे पास हाइड्रोलेज है, जो बॉन्ड ऑफ रिएक्शन है जो यहाँ पे ये एक्ट करेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए है, और जो सब सब क्लास है एंजाइम ऑफ रिएक्शन की वो इंडिकेट कर रही है कि ग्लाइकोसाइल ग्रुप जो है उसको हाइड्रोलाइज करेगा, दैट आर जो कि अटैच है ऑक्सीजन के थ्रू, के इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा, और ऑक्सीजन के थ्रू जो बॉन्ड बना होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और जो ये लास्ट पे एंड वन लिखा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो एंजाइम मौजूद है ये अल्फा अमाइलेज है। तो इस तरीके से हम एंजाइम कोड से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। अब ये डिफरेंट दिया गया, जैसे ये EC1 है, तो 1 तो हमारे पास आ गया ऑक्सीटो रिडक्टेज, 2 जो है इसका मतलब जो सेकंड डिजिट है कि एक्टिंग ऑन अल्डिहाइड और ऑक्सो ग्रुप। अगर जो थर्ड डिजिट है हमारे पास ये 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे NAD प्लस या NADP प्लस ये एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करें। अगर 1 को हम रिप्लेस करते हैं 2 के साथ, तो इसका मतलब है वहां पे एक्सेप्टर चेंज हो गया। अब एक्सेप्टर साइटोक्रोम जो है ये एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करेगा। अगर 2 को रिप्लेस करते हैं, जो थर्ड डिजिट हमारे पास, थर्ड डिजिट हमारे पास 3 हो जाए, तो इसका मतलब है वहां पे जो एक्सेप्टर है ये अब हमारे पास ऑक्सीजन एज एन एक्सेप्टर एक्ट करेगा। इसी तरह 2 जो है ये ट्रांसफरेज को इंडिकेट कर रहा है, 2.1 जो है इसका मतलब है ट्रांसफर 1 कार्बन ग्रुप। अब थर्ड डिजिट तक चले जाएं तो मिथाइल ट्रांसफरेजिस आ जाएगा, 1 को रिप्लेस कर दें 2 के साथ, तो इसका मतलब है हाइड्रोक्सी मिथाइल की बात हो रही है। इस तरह अगर हम तीसरी क्लास की बात करें EC3 की, तो हाइड्रोलेसिस है। अगर 3.1 है तो इसका मतलब है कि ये जो एंजाइम में एक्ट कर रहा है एस्टर बॉन्ड के लिए। अगर 3.2 है तो इसका मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडो रिडक्टेज के लिए, ट्रांसफरेजेस के लिए ये डिफरेंट उनके कोड दिए गए हैं। अगेन फोर्थ डिजिट की तरफ भी हम मूव करते हैं, जैसे 1.1 है, 1 का मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, इस 1 का मतलब है कि एक्टिंग ऑन CHOH ग्रुप ऑफ डोनर्स। अगर हमारे पास अब थर्ड डिजिट आ गया तो इसका मतलब है जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि NAD प्लस और NADP प्लस एज एन एक्सेप्टर होगा, और अगर एंड पे 1 आ जाएगा जो फोर्थ डिजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम है, और ये वाला अगर 2 है तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज NADP प्लस NAD के लिए, और ये हमारे पास NADP प्लस। तो ये इंफॉर्मेशन हम एंजाइम कोड से ऑब्टेन करते हैं। ये डिफरेंट क्लासेस हैं। नेक्स्ट क्लासेस ऑफ एंजाइम जो हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज है, तो इसका फंक्शन क्या है। EC1 जो अभी बताया था ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। सेकंड जो क्लास है हमारे पास EC2 ट्रांसफरेजेस, ये ट्रांसफर करेगा फंक्शनल ग्रुप को बिटवीन मॉलिक्यूल्स के, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है फंक्शनल ग्रुप उसको ट्रांसफर कर देगा। थर्ड जो EC3 है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस, ये ब्रेक करेगा बॉन्ड को बाय एडिंग वाटर, किस बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा। और ऐड भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। लाइएसिस एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म डबल बॉन्ड, लाइएसिस जो है ये डबल बॉन्ड बना देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेट करेगा और साथ में डबल बॉन्ड जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा। आइसोमरेसिस रीअरेंजमेंट, आइसोमर बनाएगा, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट करके तो उसके मीन स्ट्रक्चरल केमिकल फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है उसको वेरी कर देगा, ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट बिटवीन अ सेम मॉलिक्यूल विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। लाइगेसिस नेक्स्ट जॉइन मॉलिक्यूल्स विद न्यू बॉन्ड, कि पहले बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उसकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसको अटैच कर देगा, ज्वाइन करेगा बेसिकली। तो इनको इंडिविजुअल क्लासेस के हम रिएक्शन को देखते हैं, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज है या डीहाइड्रोजिनेसिस है।
तो ये कैटालाइज करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। अब ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इंक्रीज इन वैलेंसी ऑफ मेटल आयन, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या वैलेंसी के अंदर, पॉजिटिव वैलेंसी के अंदर जो है वो इंक्रीज आ जाए। अब यहाँ पे देखिए एल लैक्टेट है इन द प्रेजेंस ऑफ NAD प्लस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम एक्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी ऑक्सीडेशन तो ये +1 है। जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो रहा है NADH के अंदर, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो इसका मतलब है इसकी क्या होगी, यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो गई। अब इस तरह इसमें देखें तो यहाँ पे ये पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है ये ऐड हो रहा है, या हम कह लें कि यहाँ पे हाइड्रोजन थे तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो गए। जब हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस जो है, एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है और एक की रिडक्शन हो रही है। ये हमारे पास इसकी रिडक्शन हो रही है, इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। अब कौन से ग्रुप्स हैं जिनको ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, उसमें पर्टिकुलर जो ग्रुप CHOH है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, CH है, CHNH2 है और CH डबल बॉन्ड NH2 है। इनकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एसिटाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है और कैटालेज। ये इस एंजाइम के अंदर, इस एंजाइम की क्लास के अंदर ये नेम आ जाएंगे। सेकंड जो क्लास है ट्रांसफरेजेस, ये कैटालाइज करते हैं ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस को। अगर हम यहाँ पे देखें आसानी के लिए कि ये वाला ग्रुप जो है हमारे पास यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर, ये वाला ग्रुप जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो एलानिन और अल्फा कीटो ग्लूटारेट इन द प्रेजेंस ऑफ एलानिन ट्रांस एमिनेज, इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट के अंदर और एल ग्लूटामेट के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम देखें याद करने के लिए तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये वाला जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो यही है कि ये बिटवीन मॉलिक्यूल डिफरेंट ग्रुप्स को ट्रांसफर करते हैं। अब ये ग्रुप हमारे पास एक्सचेंज हो गए, बाकी सारे का सारा मॉलिक्यूल सेम है, सिर्फ यहीं पे वेरिएशन आ रही है, बाकी इसके अलावा कहीं पे वेरिएशन नहीं आ रही। तो ये कैटालाइज करते हैं ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ सर्टेन ग्रुप्स अमंग सम सबस्ट्रेट। अब इसमें जो इंक्लूडेड हैं जो एंजाइम कैटालाइजिंग रिएक्शन, जिस जैसे कि जो रिएक्शन जो सबस्ट्रेट जो कैटालाइज होते हैं, इनमें 1 कार्बन ग्रुप है, अल्डिहाइड या कीटोनिक रेसिड्यूज हैं, असाइल है, ग्लाइकोसाइल, अल्काइल, फास्फोरस और सल्फर कंटेनिंग ग्रुप है। इनकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज है, फास्फोरिलेज है, हेक्सोकाइनेज, ये इसकी एग्जांपल आ जाएंगे। थर्ड जो अब हमारे पास है हाइड्रोलेसिस, ये कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को। और वाटर जो है इसमें एक सेक्टर के तौर पे एक्ट हो रहा है। फर्ज करें यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हाइड्रो वाटर का एक हाइड्रोजन एक ग्रुप के साथ और हाइड्रोक्सल जो है दूसरे ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, तो पायरोफॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोफॉस्फेटेज। इस एंजाइम की मौजूदगी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेट के अंदर। तो दो एटम जो हैं, दो मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप के ये हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास है हमारे पास लाइएसिस, कैटालाइज लाइएसिस ऑफ अ सबस्ट्रेट जनरेटिंग अ डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, जैसे अब यहाँ से ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अब एसिटाल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और साथ में डबल बॉन्ड जो है ये रिएक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करती है। डबल बॉन्ड पहले ब्रेक किया और ब्रेकिंग के बाद डबल बॉन्ड जो है उनको उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास आइसोमरेसिस है। तो डिफरेंट आइसोमर्स रीअरेंजमेंट जो है ये करेगा, जैसे यहाँ पे हम एल एलानीन है तो ये कन्वर्ट हो रहा है
ई एलानिन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एलानिन रेसिमेज एंजाइम की मौजूदगी में। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, ये एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा, ले आएगा इस राइट साइड के ऊपर, और ये एच जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मिरर इमेज बन जाएंगे, इनएंशियोमर्स बन जाएंगे। तो ये रिएक्शन जो है ये हमारे पास आइसोमरेसिस के अंदर आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर इसकी वेरिएशन आई है। तो ये कन्वर्जन जो है आइसोमर्स की कन्वर्जन के अंदर रोल प्ले करता है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है इनएंशियोमर्स कह लें। आइसोमर्स जो है टी एल फॉर्म, ये हमारे पास आइसोमरेसिस क्लास की एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट जो लास्ट क्लास है हमारे पास लाइगेसिस जो है, या इसको हम सिंथेसिस का नाम भी देते हैं। ये कैटालाइज करता है लाइगेशन को या ज्वाइनिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट को, और इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वेरिएशन आएगी, बाकी सारे का सारा सेम रहेगा। ये ग्रुप जो है NH2 की फॉर्म में यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामीन सिंथेटेज। तो ये ग्लूटामेट है, एटीपी प्लस अमोनियम आयन जो है ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो एल ग्लूटामीन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास लाइगेसिस या सिंथेसिस इसकी एग्जांपल है। ये कैटालाइज करते हैं सिंथेसिस ऑफ टू मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट इनटू वन मॉलिक्यूलर कंपाउंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे साथ में एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये हमें मिलेंगे। इस कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट रिएक्शन एंजाइम कैटालाइजिंग रिएक्शंस हैं, फार्मिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये बेसिकली जनरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखा हमने कि कार्बन बॉन्ड उसके साथ ऑक्सीजन जो है ये नाइट्रोजन जो है ये बाइंड कर गया है। तो ये फेमस रिएक्शंस हैं जो ये कैरी आउट करता है कि जो नया बॉन्ड बनेगा वो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ पॉसिबल है, कार्बन का सल्फर के साथ, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, या कार्बन का कार्बन के साथ। तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, एसिटाइल को ए सिंथेटेज है, ग्लूटामिन सिंथेटेज है, एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज है। तो ये अब हमारा एंजाइम बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं, क्लासिफिकेशन एंजाइम्स की डिफरेंट क्लासेस और उनकी टाइप ऑफ रिएक्शन जो है ये हमने कंप्लीट कर दी है।